सो जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो आए, देन ओनली वी से वर्क हैज बीन डन. सो नॉन जीरो से यही मतलब है कि इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. ओके, सिंपल सी कंडीशन है यार. देखो जीरो कब होगा वर्क? जीरो तभी होगा, वर्क डन इज जीरो. बताओ, कौन बताएगा मुझे? नंबर वन कंडीशन, वर्क डन कब जीरो होगा? जब फोर्स नहीं होगा. सर हाँ, नंबर वन क्या कहा तुमने? फोर्स इज जीरो, है ना? यस अनुष्का सर. ये. यस सर, और बताओ नंबर टू क्या कंडीशन होगी? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. गुड, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. मतलब फोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है. आई मीन सॉरी, मैं एस से ही लिखता हूँ, स्मॉल एस. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नॉन जीरो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना. उसको एग्जांपल्स भी, एग्जांपल की हेल्प से भी बताऊंगा. नंबर वन, मतलब डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है बट फोर्स जीरो हो गई. और सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन फोर्स नॉन जीरो है. थर्ड केस क्या हो सकता है? Sir, when the angle between the force and displacement is बहुत 90 बढ़िया, degree. बहुत बढ़िया. व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर. देखो, यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स आगे जाकर डिसाइड करते हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है फिजिक्स में. ठीक है, थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं लेकिन उसको प्रोसेस करना ही सबसे अगम चुनौती है. तो चलो अब यहाँ समझते हैं. फर्स्ट, फोर्स इज जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो. इसका ये मतलब है कि ऐसे समझ लो. ठीक है, स्पेस शिप, पता है ना, बहुत स्मूथली वो मूव कर सकता है स्पेस में बिकॉज आउट देयर इज वैक्यूम. And vacuum means there are no particles, and if there are no particles the spaceship won't experience any drag. Drag समझ रहे हो? Yes, sir. Drag is a kind of friction. तो अगर वो कोई फ्रिक्शन नहीं एक्सपीरियंस करेगा, वो फिर भी मूव कर रहा है. मूव कर रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट की वजह क्लियर नहीं है कि भाई उस स्पेसशिप का इंजन ऑन है या ऑफ है. मैंने ऑफ रख दिया, मैंने ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा स्पेसशिप आगे चल रहा है. तो क्या नेसेसरली वर्क हो रहा है क्या स्पेसशिप पे? नहीं, जरूरी नहीं है. समझे कि नहीं समझे ये चीज बताओ. मान लो मैंने बाइक चलाई और 60 की स्पीड में लेकर इंजन ऑफ कर दिया, तो बताओ क्या कोई अब फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस बाइक की चलती हुई मोशन के लिए? आई No, मीन sir. नो जैसे सर. जैसे नो मैंने ऑफ सर. कर दिया फिर भी वो चलती रहेगी ना थोड़ी देर तक, जब तक फ्रिक्शन उसकी पूरी मोशन को जीरो ना कर दे, राइट? तो द मोमेंट आई स्विच्ड ऑफ द इंजन, द वर्क डन ऑन द बाइक इज जीरो. लेकिन तुम्हें यहाँ बहुत स्पेसिफिकली बोलना है, वर्क डन ऑन विच फोर्स on the bike is zero. Yes, work done by the force of the engine is zero because I've switched off the engine. But work done by the friction on the bike is not zero because friction तो apply हर वक्त हो रही है, right? ये बात समझ रहे हो? तो you have to be very careful कि किस फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन जीरो है. बताओ ये बात किसको समझ में नहीं है, अभी पूछ लो. Sir, फर्स्ट समझ आ केस. गया. ठीक है, इश्को आ गया. एनीवन सर एल्स? हाँ, सर आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. श्योर. मैं कह रहा हूँ फर्स्ट केस क्या है, वर्क डन जीरो कब हो सकता है? पहली सिचुएशन जब फोर्स जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है. डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग है या स्टेशनरी है? बताओ. सर स्टेशनरी. नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी अगर होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी उसको जीरो होगी ना. तो ऑब्जेक्ट मूविंग है लेकिन मूविंग है, यस. अरे भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है ना, नॉट इक्वल टू जीरो. तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट? यस सर. कंफ्यूज ना हो, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन सर आपने ये भी बताया कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो. तो मूव क्यों कर रहा है? अरे पहले कोई फोर्स रही होगी, उसके चलते जो मोमेंटम डेवलप हो गई. ये अब दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू mv.
मोमेंटम कब डेवलप होती है? जब किसी मास वाले पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ जाए। तो वेलोसिटी पहले क्यों आई उस बाइक के लिए? आई मीन मेरे केस में जैसे मैं बाइक चला के इंजन ऑफ कर दिया, क्यों आई वेलोसिटी? क्योंकि तो सर कोई आपने फोर्स पहले, अप्लाई हो रही थी। हाँ मैंने मान लो पहले 1 मिनट एकदम रेस की बाइक अपनी और 60 की स्पीड में ले जाकर इंजन ऑफ कर दिया, मतलब वो घुमा दी चाबी मैंने ऑफ की तरफ। लेकिन जो वेलोसिटी डेवलप हुई है वो अचानक से तो जीरो नहीं हो जाएगी ना, उसको भी जीरो होने में टाइम लगेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि मतलब बाइक रुक जाएगी, लेकिन हाँ फोर्स अप्लाइड ऑन द बाइक ड्यू टू इंजन जीरो हो गई है। तो जब फोर्स जीरो हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन भी जीरो हो गया, बिकॉज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई एक चीज जीरो होने के चलते वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट सिचुएशन है। जैसे स्पेसशिप में भी, स्पेसशिप का इंजन मैंने ऑन करके फिर ऑफ कर दिया, फिर भी स्पेसशिप मस्त ग्लाइड करके चले जा रहा है, चले जा रहा है, मतलब डिस्प्लेस हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, मूव किए जा रहा है। इसका ये मतलब है बहुत क्लियर शब्दों में कि हाँ वर्क डन ऑन द स्पेसशिप बाय विच फोर्स, by the force of the engine of the spacecraft is zero, because engine off हो चुका है, राइट? तो यहाँ कौन सी फोर्स जीरो, वो स्पेसिफिकली तुम्हें अपने शब्दों में कहना बहुत जरूरी है, ठीक है? सेकंड केस डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन फोर्स नॉन जीरो। रियल लाइफ कोई सिचुएशन सोच पा रहा है कि पर डिस्प्लेसमेंट कोई जीरो है? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है लेकिन उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा हो। फिर से सर बोलो, जैसे एक मिनट शिखर, फिर से बोलो। सर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है लेकिन उस पर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है, गुड, बढ़िया। फ्रिक्शन कब अप्लाई होगी? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन याद रखना अचानक से नहीं आ जाती है। उसके फ्रिक्शन को पैदा करने वाली हमेशा होती है एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो जीरो, याद रखना। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आ गई? मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे चलो मैं, हाँ बोलो इश, तुम क्या बोल रहे थे, फिर मैं बताऊंगा। तो जैसे एक पर्सन बॉल को पुश कर रहा है तो फिर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वॉल पे, पर गुड, वॉल गुड, बढ़िया। लेकिन वॉल डिस्प्लेस नहीं हो नहीं हो रही है। रही। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द सिक्स्थ क्वेश्चन, नहीं नहीं सिक्स नहीं, एट्थ क्वेश्चन इज अबाउट। पढ़ो जरा एक बार एट क्वेश्चन सब लोग। डज अ सर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस? हाँ मानस। सर अगर हमने एक बॉल को सर 10 न्यूटन फोर्स से सर हमने उसे हवा में फेंका और सर वो वापस नीचे आ गई, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही सर, पर हाँ, फोर्स 10 हो गया, तो सर ये भी हो सकता है एक रीजन। तुम कौन सी फोर्स बोल रहे हो? तुम्हारी अप्लाइड फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स? सर वही मैं कह मेरी रहा था। अप्लाइड फोर्स। द मोमेंट यू रिलीज द बॉल ना मानसविन, तुम्हारे हाथ यस से सर। जैसे रिलीज हुई ना बॉल, उस मोमेंट ही फोर्स उस पे अप्लाइड जीरो हो गई थी। जब तक वो तुम्हारे हाथ में थी तब तक तुम्हारे हाथ के द्वारा, हाँ मतलब तुम्हारे हैंड में क्यों फोर्स आई, मस्कुलर फोर्स, और मस्कुलर फोर्स फिर मतलब बॉल में फोर्स अप्लाई करी थी। तो द मोमेंट बॉल लेफ्ट योर हैंड, फोर्स अप्लाइड बाय यू ऑन द बॉल इज जीरो, तो वर्क डन इज जीरो ऑफ कोर्स। लेकिन ऑल दिस वाइल जैसे तुमने उस बॉल को ऊपर रिलीज किया, ठीक है, और नीचे आया, एक फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रही थी उस पर सेम मैग्नीट्यूड से, उसको कहते हैं ग्रेविटी। यस सर। लेकिन वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस बॉल इस दौरान अगर तुम कह रहे हो, तब भी वो जीरो है। वो क्यों है इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। इस केस में जीरो मैं कह रहा हूँ मानसविन, लेकिन अगर बॉल जाके ऊपर जाके मान लो किसी ने पकड़ लिया बॉल, ठीक है, तुमने नीचे से ऊपर फिफ्थ फ्लोर फेंका बॉल, बालकनी में तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, फिफ्थ फ्लोर में उसने पकड़ लिया, तुम ग्राउंड फ्लोर से फेंक रहे हो, नीचे नहीं सर आया मतलब बॉल, तब तब वर्क डन बाय द ग्रेविटी नॉन जीरो है इस केस में। लेकिन बॉल अगर वापस आ गया अपने इनिशियल पॉइंट पे, तो सर जीरो है। हाँ तब जीरो, नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ तब जीरो है, राइट। तब जीरो है, इसमें नॉन जीरो है वर्क। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, अभी नहीं। तो आई थिंक एट्थ वाला पढ़ा सबने। बहुत हैवी रॉक है, फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं लेकिन रॉक मूव नहीं कर रहा है। दो यू हैव गॉट टायर्ड बिकॉज योर एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, लेकिन तुम उस एनर्जी को मतलब
प्रकट रूप में देख नहीं पा रहे हो कि भाई एनर्जी जा कर रही है, मैं इस रॉक को क्यों नहीं मूव कर पा रहा हूँ, राइट? सो चलो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये किसका क्लासिकल एग्जांपल है? इसका, सेकंड केस का। फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, नॉन जीरो है फोर्स, लेकिन बेचारा ऑब्जेक्ट जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तब भी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? और फर्स्ट केस में 0 इंटू एस था। थर्ड केस क्या है? 90 डिग्री एंगल किनके बीच में? फोर्स एंड फोर्स और डिस्प्लेस। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो cos 90 पता ही है सबको क्या हो जाता है? 0। 0। ठीक है, ओके। ये लिख लो कहीं पे कि वर्क डन इज 0। दीज आर द थ्री कंडीशंस। नंबर 1, फोर्स इज 0 बट s इज नॉट 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0। डिस्प्लेसमेंट सेकेंड लिखो, डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट फोर्स इज नॉट 0। थर्ड तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, force and displacement are perpendicular to each other. I don't know for some reason. So yeah, moving on. तो फर्स्ट केस में हाँ, यहाँ सुमन होना चाहिए। सोमा थोड़ा अधूरा सा नाम लग रहा है। मान लो सुमन है, तो swimming on a pond, in a pond, yes she is doing work because she is applying force and she is being displaced. हम मान के चल रहे हैं ऑफ कोर्स कि वो एक जगह वाली स्विमिंग नहीं कर रही है। उस स्विमिंग को क्या कहते हैं? एक जगह फ्लोट करना ना? नहीं। स्विमिंग आती है किसको? आती है ना? किसी को नहीं यस आती सर। स्विमिंग? यस सर यस आती है। सर आती तो है। एक जगह वो करते हैं, उस स्टाइल को क्या कहते हैं? एक तो फ्री स्टाइल होता है, बटरफ्लाई, तो उसमें तो मूव करते हो ना, मूव करते हो मतलब डिस्प्लेस हो रहे हो। लेकिन एक जगह ही पानी पे ऊपर हाथ पैर मारे हो तो उसको क्या कहते हैं? फ्लोट करना मत बोलना, वो तो एकदम बॉडी एकदम लूज कर देना, उसे कहते हैं फ्लोट। नॉन डिस्प्लेसमेंट स्विमिंग। नॉन डिस्प्लेसमेंट स्विमिंग नहीं कहते। तो वो तो प्रैक्टिस ही करते हैं ना, उसमें क्या है? नहीं, मैं उस एक्चुअली टेक्निक का नाम था, मैं भूल गया। ट्रेडिंग कह रहा है, अर्पित ट्रेडिंग कहते हैं उसे, मे भी पता नहीं। चलो कोई नहीं। तो वी आर अज्यूमिंग कि स्विमिंग में जब कर रही है सुमन तो वो मूव कर रही है, देन वर्क डन विल बी नॉन जीरो, मतलब वर्क डन हो रहा है। डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। बताओ। सर वर्क जीरो सर, क्योंकि हमें यहाँ पर हम्म, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ पर बस कैरिंग लिखा है, तो बस उसकी बैक पर रखा गया है। बहुत बढ़िया। लेकिन कैरिंग लोड के लिए देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एज सच डोंकीज वेदर मूविंग और वेदर ही स्टेशनरी। ठीक है, यस सर। ठीक। तो यहाँ लिखोगे क्या? लिखोगे कि work done is non-determined as we do not know whether the donkey is moving. So if the donkey is not displacing, so there is no work, right? Third, a windmill is lifting water from a well. Windmill is lifting water from a well. बताओ। सर वर्क कर रहा है। कर रहा है। ये कुआं है, उससे पानी जब ऊपर बकेट फिल्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मूवमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और फोर्स यस भी, सर। फोर्स पता किसके अलोंग लग रही है? इस रोप के अलोंग। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वर्क डन? नेगेटिव, क्योंकि इनके बीच नेगेटिव। में देखो क्या एंगल है? 180। 180 एंगल दिख रहा होगा सबको। यस सर। फोर्थ केस, a green plant is carrying out photosynthesis. सर ये वर्क हो रहा है सर इसमें, क्योंकि जो लीफ है कैसे? सर उसके अंदर स्टोमेटा होता है सर, और उसके ठीक साथ है। गार्ड सेल्स होती हैं सर। जब हम्म, ऑक्सीजन का टेक प्लेस करेगा तो सर गार्ड सेल्स मूव करेंगे सर, जिसकी वजह से सर वर्क दिखेगा में लीफ में। बाप रे बाप, काफी टेक्निकल चले गए तुम। गार्ड सेल्स पे क्यों सीमित हो? फोटोसिंथेसिस तो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके बारे तुम कुछ कह नहीं रहे हो। हाँ बोलो, सोचिए। सर बट ये तो ग्रीन प्लांट, आई मीन ग्रीन प्लांट का तो कोई वर्क नहीं है ना। ऐसे तो हम देखें तो नो वर्क भी हो सकता है।
अब ग्रीन प्लांट मूव नहीं कर रहा है. ऑफ कोर्स प्लांट्स आर नॉट केपेबल टू मूव, बट सर जो सर सेल के अंदर से जो वो होती है सर सेमी परमेबल, सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सर वो हाँ. तो सर फूड सर स्टार्च सब मूव करती रहती है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। सर उसे ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट बाप चाहिए रे सर, वो बाप. सनलाइट ट्रैप करेगी तो फिर सब ऑक्सीजन आएगा। प्रैक्टिकली तो वर्क डन 0 होगा। देखो यार, यहाँ सेल वेल के बारे कुछ कहा नहीं है, तो आई थिंक उसमें नहीं जाते हैं. बस ग्रीन प्लांट की बात हो रही है. सर तो प्लांट तो सर फोटोसिंथेसिस करता नहीं सर, लीफ करती है। ऑफ कोर्स. तो तो सर ये क्वेश्चन तो गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, बस बोलो the information is incomplete as one cannot conclude uh, which force is being applied and which object is moving, क्योंकि वर्क डन के लिए अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जरूरी होता है. जैसे इसको पढ़ो, engine is pulling a train, तो yes you know force applied by object. Which object is applying force? सर इंजन। Engine. engine, And the entire system is moving. The system comprises of engine and the bogies that makes a train. So there is a displacement and there is a force. So yes, work is being done by engine on pulling the train. What about food grains are getting dried in the sun? सर नो वर्क सर, फूड so ग्रेन्स आर no work स्टिल। done. ठीक है, बस बोलो information about force and displacement is missing. ठीक है. What about sailboat is अब तुम इसमें अब माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखना चाहोगे, अरे सर ड्राइड आउट हो रहे हैं क्रॉप्स को हम करते हैं बिकॉज मॉइस्चर उनको जन्म दे देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 8th क्लास में पढ़ा होगा क्रॉप प्रोडक्शन में. तो मूवमेंट हो रही है सर, वो एयर सॉरी किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की. गैसियस फेज में ज्यादा मूवमेंट होगी ना वाटर मॉलिक्यूल्स की, या लिक्विड फेज में? किस किस स्टेट ऑफ मैटर में ज्यादा तेजी से मूव करेंगे पार्टिकल्स ऑफ H2O? गैसियस में. Sir, gaseous. सर गैस में। तो वही मैं कह रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू में एकदम जाके ढूंढने लग गए तब तो वर्क डन मिल ही जाएगा तुम्हें, बट जाना नहीं है क्योंकि इतनी डिटेल इन्होंने मेंशन इसमें नहीं की है. व्हाट अबाउट लास्ट, सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी. सर ये वर्क हो रहा है क्योंकि सर विंड एनर्जी तो सर कुछ ना फोर्स तो होगा जिससे वो डिस्प्लेस होगी। सर यहाँ पर लिखा भी इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, तो सर ये वर्क हो रहा है यहाँ पर। मूविंग डिस्प्लेसमेंट का वो है सिग्निफिकेंस, साफ दिख रहा है. मूविंग मतलब ठीक है मूवमेंट हो रही, No, sir. एंड ड्यू टू विंड एनर्जी. विंड एनर्जी यहाँ पे क्या है? फोर्स कॉज. का काम करेगी एक। फोर्स नहीं, Force. एनर्जी इज नॉट फोर्स, एनर्जी इज वर्क, याद रखना. Sir, but wind is Hmm. applying force. Yeah, wind is applying force and that force is getting converted into, बताओ. That force is getting converted into, not convert word अच्छा नहीं लगता. Hmm, ठीक है ऐसे समझ लो. द विंड एनर्जी से वो ये कहना चाह रहे हैं कि विंड के पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं तो उनके पास पता कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी इतनी डिटेल में नहीं बोलकर बस बोल रहे विंड एनर्जी, क्योंकि मूविंग एयर पार्टिकल्स को ही विंड कहते हैं, पता है? एयर और विंड में फर्क पता ही होगा सबको. यस सर। तो Yes. विंड, हाँ एयर एनर्जी कभी नहीं सुना होगा तुमने, विंड एनर्जी सुनी होगी. बिकॉज सो दैट एनर्जी इज डूइंग वर्क ऑन द सेल बोट टू मूव इट. ओके. सिक्स्थ वाला देखो क्या है जिसमें डाउट्स थे कुछ लोगों के. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली. मतलब आहिस्ते आहिस्ते उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज. कब? एज इट इज फॉलिंग फ्रीली. तो कह रहे हैं कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है? क्योंकि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय. अगर डिस्ट्रॉय होगी तो उसकी वैल्यू घटेगी, और अगर क्रिएट होगी एनर्जी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी. और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट? है ना? यस Yes, sir. और ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के खिलाफ है. तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया क्या ये वायलेट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन? एक्चुअली नहीं. पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग, आपको बोलना है सबसे पहले नो दिस डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब तुम्हें वाई का आंसर देना है. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, बताओ किसमें कन्वर्ट हो रहा है वो?
Yes, Tanushka, good. It's being converted into kinetic energy of the ball. तो आप एक sentence लिख लो, as the ball descends. Descend का मतलब क्या है आसान शब्दों में? सर गिराव। गिराव? ये कौन सा नया हिंदी वर्ड बोल रहे हो तुम? गिराव। As सर the घटावट, सर घटाव। घटावट? तुम अपनी अलग लैंग्वेज बनाओगे। As the ball descend मतलब जैसे जैसे उसकी हाइट कम हो रही है, घट रही है, घट ठीक है, घट रही है। घट रही है, ठीक है। As the ball is descending लिख लो, the potential energy, ऐसे लिख लो, the decrease in potential energy is due to increase in kinetic energy. That is I dot E, its velocity is increasing with descent. बस। मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने तुमसे कि काइनेटिक एनर्जी उसकी बॉल की जो गिर रहा है 10% बढ़ गई, तो कितना परसेंट डिक्रीमेंट आएगा पोटेंशियल एनर्जी में? 10%. ठीक है, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और टू अदर फॉर्म्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक से दूसरे फॉर्म में करे, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं उसके यूजुअली, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो कन्वर्जन हमेशा मैथमेटिकली ट्रू होता है। ये नहीं कि 100 जूल्स ऑफ एनर्जी 50 जूल बन गई और बाकी 50 की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पता। अगर नहीं पता तो डेफिनेटली हमें कुछ पता नहीं है, फिर साइंस में कोई ऐसी एनर्जी है जो अनडिस्कवर्ड है, जिसको हमने आज तक फाइंड नहीं किया, तो डिस्कवर करना है, फिर उसे ये पता चलता है। ओके, तो याद रखना, एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड। 8th क्वेश्चन यही था, सॉरी 8 नहीं 6th। 8th में क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस when you push a huge rock with all your might, might मतलब ताकत, पूरी ताकत से तुमने, ठीक है, पुश करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए उसको मूव करने में। बताओ, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? Energy. कौन सी एनर्जी तनुष्का? Heat. हीट? Muscular heat में ट्रांसफर हो जाएगा. मस्कुलर एनर्जी हीट में ट्रांसफर हो जाएगा? ओके, एक्सप्लेन करो और इलस्ट्रेट करो कैसे हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मस्कुलर एनर्जी। सर यहाँ पर हम सर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लगा सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सर जितना हम उसे सुनो सुनो, तुम अगर थर्ड लॉ बोल रहे हो तो उसमें फोर्स की बात होती है मानसविन, यहाँ वर्क और एनर्जी, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटी है, सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा, डिस्प्लेसमेंट को भी पिक्चर में लेकर आना पड़ेगा। ओके सर। देखो, इससे एक बात क्लियर है, फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन रॉक, द बिग रॉक इजंट बीइंग एबल टू मूव, ठीक है। ऑब्वियसली फोर्स, आई मीन जो हम वर्क अप्लाई कर रहे हैं वो उसे मूव इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज कोई रीजन पहले बताना चाहेगा क्यों मूव नहीं कर पा रहा है, ये बताओ। प्लीज मत बोलना बहुत बड़ा रॉक है इसलिए नहीं मूव कर रहा है। फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताओगे, क्या रीजन है कि व्हाई द रॉक इज नॉट मूविंग? बताओ। एनीवन? वो रॉक मूव क्यों नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ यार। अरे यार, कोई चीज रखी है, स्टेशनरी है, तुम उस पर फोर्स अप्लाई करते हो। इनसफिशिएंट। किसके सेंस में इनसफिशिएंट है? सर रॉक के मूव करने के लिए। वही तुम बात बोल रहे हो, टेक्निकल कुछ बोलो ना। सर हम उसकी फ्रिक्शन फोर्स
हाँ, उसकी फ्रिक्शन फोर्स क्या अथर्व? इट्स नॉट वेरी गुड तनुष्का, इट्स नॉट रीचिंग द ब्रेक अवे पॉइंट। गुड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट, कैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ये बड़ा सा ये रॉक है यहाँ पे, कुछ ऐसे, ठीक है, एंड लेट्स से समवन इज अप्लाइंग फोर्स। द मोमेंट यू अप्लाई फोर्स, पता क्या होगा? Force of friction will come into picture. Yes or no? Yes, sir. Because force of friction completely depends on the external force. If external force is zero, force of friction भी zero रहेगी. Okay. तुम जितना external लगाओगे उतना ही force of friction picture में आ जाएगी. Force of friction not greater than applied weight of the rock. Well, ठीक है, weight मान लो इसका mass m है. ठीक है, मैं weight में बाद में आता हूँ इश. पहले ये देख लो, एक्सटर्नल और फ्रिक्शन का ना ये ग्राफ होता है, अगर तुम लोग को याद होगा 8th में पढ़ाया था मैंने. ये मैक्सिमम पॉइंट को कहते हैं ब्रेकअवे पॉइंट. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है और एक्सटर्नल फोर्स होती है. एक्सटर्नल फोर्स लगाए जा रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रही है, एक्सटर्नल भी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते नहीं, अब इससे ज़्यादा यार अपनी औकात नहीं है, अब तो नहीं, मतलब अगर एक्सटर्नल थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई इससे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेगी नहीं, दैट्स इट. ये मेरा मैक्स मैग्नीट्यूड था इसका, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट. इस पॉइंट के बाद अब ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा. तो ब्रेक किस में होता है? दो सिनेरियोज में होता है. इस सिनेरियो से पहले स्टेशनरी था ऑब्जेक्ट, तो तो इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में जो हम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो कैसी फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है. लेकिन इस ब्रेक अवे पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है तो अब इसको डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं. डायनामिक मतलब अब ऑब्जेक्ट मूव कर गया है, मूवमेंट में आ गया है. तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था ब्रेकअवे पॉइंट से हम कम अप्लाई कर रहे हैं क्या एक्सटर्नल फोर्स. अगर तुम ब्रेकअवे पॉइंट से ज़्यादा अप्लाई करो एक्सटर्नल फोर्स तो डेफिनेटली मूव करेगा रॉक. दूसरा फैक्टर जो इसने, ये समझ में आया है होप सबको? बता दो अगर किसी को समझ में नहीं आया. सर आ गया. ठीक है, वेट सबको पता है, मास और जी का प्रोडक्ट होता है. इतनी ही फोर्स पत्थर को पता कौन अप्लाई करेगा? ग्राउंड. mg फोर्स ग्राउंड भी उसको अप्लाई करेगा. तो सबको पता है वेट इज अ फोर्स. इसे कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और इस रिएक्शन को का एक पर्टिकुलर नाम है, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. इसलिए टेबल में रखा हुआ फोन या कैलकुलेटर हवा में नहीं उड़ जाता है या फिर टेबल में गड्ढा नहीं बना देता है, क्योंकि surface of the table is also applying certain amount of force to an object as the object is being pulled downwards due to gravity. ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट कभी ना ऊपर या नीचे की तरफ मूव नहीं करता है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हाँ मास पे डिपेंड करती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो मैं भूल गया हूँ. तो इससे एक चीज ये भी है याद रखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली एक्चुअली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के. तो जितना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा, तुम्हें लगता है उतनी ज्यादा फ्रिक्शन ग्राउंड के साथ एक्सपीरियंस करवाएगा वो. ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो द हेवी रॉक हैज considerable mass, and that considerable mass will have considerable friction, and the external applied force from our muscles on the rock is insufficient than the maximum friction force that the stone can offer. That's why we are not able to move, but still the energy is being used. हीट एनर्जी, यस तुम बोल सकते हो. जब हम वर्क करेंगे तो हमारा हार्ट ज़्यादा पंप करने लग जाएगा, ब्लड तो ज़्यादा पंप करेगा ब्लड, तो अच्छा हाँ, हीट एनर्जी में इसलिए हो जाएगा कन्वर्ट क्योंकि तुम्हारे जो नर्व्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, उसमें जब ब्लड बहुत ज़ोर से मूव करेगा तो इंटरनल वॉल्स में
फ्रिक्शन के चलते तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। खेल कर आते हो बॉडी गर्म हो जाती है, इसलिए कहते हैं ना मम्मी या पापा तुरंत मत नहाओ। उसका रीजन क्या पता, वो थोड़ा टाइम रुको, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है, तुम खेल कर आए हो, लाइक 10-15 मिनट्स में वो नॉर्मल 37.5 में फिर आ जाएगा, तब तुम नहा सकते हो। क्योंकि मान लो तुम खेल कर आए हो, 42 डिग्री सेल्सियस है तुम्हारे स्किन का टेम्परेचर, तुमने जिस पानी से नहाया उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का, बोलो। तुम्हारी बॉडी का इतना है, तुम जिस पानी से नहा रहे हो उसका 25 है टेम्परेचर, कितना डिफरेंस हो गया। सब चुप है। 17, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस। और जब तुम मान लो नॉर्मल टेम्परेचर तुम्हारी बॉडी का 37.5, तब तुम नहा रहे हो उसी पानी से, तब कितना डिफरेंस है टेम्परेचर, 12.5 नहीं, हाँ ये इसमें 27, एक मिनट, 35 और 7, हाँ इसमें 12.5। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ये देखो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, उतनी तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होती है। अगर तुम्हारे बॉडी की हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी पानी में, तो बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई वी फॉल सिक। तो यहाँ पे खैर मेन बात यह है कि एनर्जी that we are spending on pushing the rock is being utilized to increase our body temperature with the due to increase in the heartbeat and rush of the blood, um, which are responsible to uh, have the muscular energy produce the push on the stone. But since the stone was not able to move, so that energy got converted into heat energy, I mean raised our body temperature by the same amount of work done on the stone। ठीक है, क्लियर है। जितना वर्क हमने स्टोन पे किया है उतना ही वर्क हमारी बॉडी खुद पे कर देती है बाय इंक्रीजिंग इट्स ओन टेम्परेचर। ठीक है, लास्ट क्लास में बताओ हमने क्या किया था, किसी को याद है लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बताओ। सर एनर्जी शुरू कर दी थी। एनर्जी शुरू कर दी थी, और खत्म कब किया था, आई मीन क्या किया, किससे किया था लास्ट क्लास में हमने? आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सर कुछ आप वर्चुअल कन्वर्जन। कर रहे थे, वर्चुअल पोटेंशियल एनर्जी फिर वर्चुअल काइनेटिक। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज काइनेटिक एनर्जी के फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के यार क्वेश्चंस करने से पहले एक डेरिवेशन है, उसे कर लो। हेडिंग दो सब लोग, ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार पूछा जाता है स्कूल में। हाँ लिखो, डेराइविंग द एक्सप्रेशन ऑफ के। तुम लोग फुल लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ओके लिखो, फर्स्ट पॉइंट, एज वी नो एनर्जी इज as we know energy is equivalent to work as they are। ठीक है, लिखो, as we know energy is equivalent to work as they are ऐसे लिखो, as they are नहीं, as they have same physical unit
As we know, energy and work are equivalent as they have same physical unit, bracket में joule, full stop. ठीक है, यस सर. अब लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिखेंगे. सपोज an object with some initial velocity u accelerated. जब जब एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी. ठीक है, तो एक्सेलरेटेड टू न्यू वेलोसिटी v. दिस implies v स्क्वायर इक्वल्स टू, लिखो u स्क्वायर प्लस 2s लिख सकते हैं. where s is displacement of object ना. वर्क डन क्या है उसका फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एक मिनट, ये अभी मत लिखना, इसके बाद ये लिखना तुम लोग. यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 2as किसके बराबर है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो s हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. इसे इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर दो. अब लिखो वी नो वर्क डन W is equal to F into S. तो यूजिंग 1 से हमने किसकी रिलेशन निकाली है? डिस्प्लेसमेंट की. और उसका लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा होगा सबको. क्या हम इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते? ठीक है, यहाँ तक लिख लोगे तो बता देना, फिर मैं लिख लिया सर. स्लाइड करके. बाकी लोग रिद्धि, आर्यवीर, अर्पित, निवेदिता, श्रेय, मुस्कान, अथर्व ने भी लिख लिया, तनुष्का ने भी लिख लिया, नमन, नैरिल, अनिमेश, चिराग, सर हो शिखर. गया. सर मेरा भी हो गया. ओके श्रेया. 2 minutes sir. ओके शिखर, लिखो थोड़ा जल्दी. Done sir. यहाँ फिर सर डन. ओके, यहाँ ये मुझे कौन बताएगा? ऑल्सो एफ इक्वल्स टू एम ए. ये हम किस आई मीन लॉ की मदद से कहते हैं? फ्रॉम So v minus u is Yeah. equal to 80. नहीं यार, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है ना. यूनिफ. एफ इक्वल्स टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ है. इतनी जल्दी मत भूलो यार, क्या करते हो? सर आपने f is equal to ma बोलता है, a की वैल्यू आपने बोला था. ए की वैल्यू मैंने कहा, यहाँ लिखा क्या देखो, एफ इक्वल्स टू एम ए. ये रिलेशन क्या है? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है, राइट? Yes sir. तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ. इसके नीचे फिर हम लिख सकते हैं, आई मीन इसके नीचे मतलब थोड़ा सा स्पेस बना के ऐसे लिख लो 2, मतलब सेकंड इक्वेशन है ये. तो जो हमने ये चीज लिखी थी ना अभी, ये वाला सबसे नीचे वाला स्टेप, इसमें हम इस फोर्स को ना इसे रिप्लेस कर देंगे. तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ए और ए कट जाएगा.
इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट as it accelerated from u to v. स्पीड इनटू टाइम पता ही है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मीटर पर सेकंड में तो निकाल लोगे, लेकिन किलोमीटर पर आवर में करने के लिए इसको इनटू किसे करोगे, 18/5 या 5/18 बताओ। 5 उसमें करना है, ये इसमें चेंज करना है। ये देखो डिस्टेंस यहाँ 100 मीटर पुट करेंगे और टाइम यहाँ 9.58 सेकेंड, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, तो इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। सर 18/5। 18/5 करेक्ट। तो 18/5 में करोगे ना तो 37 पॉइंट समथिंग समथिंग किलोमीटर आएगा। सर 40 की स्पीड बहुत नॉर्मल है, तुम भाग के दिखाओ 40 की स्पीड, कोई नहीं भाग, इनफैक्ट 38 भी नहीं भाग पाओगे, बिकॉज ही रैन 37 पॉइंट समथिंग। तो बात ये है, क्वेश्चन ये है मेरा मेन, द मोमेंट दैट गन वॉज फायर्ड, पता है ना गन फायर करते हैं फिर एथलीट्स भागते हैं, तो राइट एट द मोमेंट दैट गन वॉज फायर्ड सब लोग रेस्ट में थे ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई सारे एथलीट्स की इंक्लूडिंग यूसेन बोल्ट, 0। लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, यहां से निकाल लोगे 100 डिवाइडेड बाय 9.58। अरे वेलोसिटी तो स्पीड है ना, मान लो सीधी लाइन में दौड़ रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से 100 को 9.58 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ आएगा तुम्हारा 10.43, ठीक है 10.43 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं एसआई यूनिट में रख रहा हूँ अभी वेलोसिटी को, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट है, किलोमीटर पर आवर नहीं। किलोमीटर पर आवर में तब इसलिए कन्वर्ट करने को कहा क्योंकि किलोमीटर पर आवर में थोड़ा फील आता है कि अच्छा इतने किलोमीटर इतने 1 घंटे में कोई चीज़ कवर कर रही है, मीटर की उतनी मतलब रेगुलर फीलिंग हमें नहीं होती है। अब देखो क्वेश्चन ये है 0 मीटर पर सेकेंड से 10.43 मीटर पर सेकेंड अचीव करने में ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यू कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट कि उसने अपने बॉडी की कितनी एनर्जी खर्च की है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक वन फॉर्म है एनर्जी का, आई मीन एक वन फॉर्म एनर्जी का शोन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब उस मूवमेंट में भी तेजी आ गई, मतलब एक्सेलरेट कर गया, या उस मूवमेंट में घटोतरी आ गई, डी एक्सेलरेट कर गया, तब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो किसी के एक्सपेंस में होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ यूसेन बोल्ट ने ये चेंज किसके एक्सपेंस में अचीव किया, ऑब्वियसली तुम्हें नहीं लगता उसने अपने बॉडी की कैलोरीज बर्न की होंगी, ढेर सारी की होंगी बर्न, और तुम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कितनी कैलोरीज। सर कैसे, ये सारी वैल्यूज तुम्हें यहाँ पे पुट करनी होंगी, तो लेकिन सर उसके लिए हुसैन बोल्ट का हमें मास भी पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स पता है उसका मास कितना, मुझे नहीं पता, ये तो गूगल बता देगा। जैसे वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है, आई होप पता ही है सबको। दैट एथलीट इज 94 kg, oh no, ओके। फाइनल वेलोसिटी सर कितनी इतने थी, वेट में इतना तेज भागना। हाँ तो प्रैक्टिस मसल्स हैं उसके पास, आई मीन डेवलप की उसने टेक्निक, कोच हैं इतने, प्रॉपर डाइट है, सालों की ट्रेनिंग है, मेहनत है। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी गाइस, 10.43, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस इनिशियली कितनी थी 0। ये सारी तामझाम की कैलकुलेशन जब तुम करोगे, हाँ ओके, तो 94 और 2 कैंसिल कर देंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो 4 are 8। 10.43 का स्क्वायर अगर करोगे तो ये निकल के आएगा 108.78। -0 स्क्वायर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि -0 इज जस्ट द सेम नंबर। अब 47 और इसका प्रोडक्ट निकालोगे ना, सो
you will get 5112.89, तो उसको अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ 5113 जूल्स। ठीक है, ओके। अरे ये समझे कि नहीं समझे? यस Yes, सर, sir. समझ गए। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, लेकिन ये एनर्जी उसकी बॉडी ने, मतलब मान लो उसकी बॉडी को तुम एक ऑब्जेक्ट मान रहे हो, उसकी बॉडी ने ये चेंज अचीव किया कितने टाइम में? 9.58 सेकंड, जो भी उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो ये एनर्जी अचीव करने में कोई और एनर्जी का भी तो हाथ है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? सम फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑलवेज गेट्स ट्रांसफॉर्म टू सम अदर फॉर्म। ये हवा में तो नहीं आएगी एनर्जी, ऐसे यूं हवा में क्रिएट नहीं होगी ना ये। तो कौन सी एनर्जी हुई कन्वर्ट? उसके बताओ, उस 9.9 सेकंड में उसके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया कितने हाइपर एक्टिव हो गए होंगे? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों एक्टिव होंगे बताओ? एटीपी प्रोड्यूस करते हैं ना, भर भर के Yes, sir. एकदम मसल्स को भेजा होगा, उसकी जान लगा दी होगी उसने अपने मसल्स की, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अचीव करने के लिए। खैर, बात हो रही थी कैलोरीज की, तो एक रिलेशन होती है गाइस जूल्स और कैलोरीज की, एंड आई थिंक 1 जूल इज 3 कैलोरीज समथिंग। तो तुम उसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। सर कैलोरीज में क्यों हम कन्वर्ट कर, ये तुम्हें एक इंसेंटिव देगा। खैर ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कैलोरी को लेकर। इंसेंटिव इस मामले में, कल को तुम कुछ भी मार्केट से उठा के खाओ, खासकर प्रोसेस्ड फूड ही खाते हो तुम लोग, शहर के बच्चे हो तुम लोग, तो लेस खा लिया या कोई केक वगैरह कुछ भी, उसके पीछे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें पक्का लिखा रहता है कि 100 कैलोरीज है इसमें, इसके इतने ग्राम में। मान लो तुमने 200 ग्राम का एक पैकेट लिया और इन्फॉर्मेशन है कि इसके 5 ग्राम में 5 कैलोरीज है, 200 ग्राम में निकाल लोगे, तो मतलब तुम उतनी कैलोरीज खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो उससे तुम एक एनर्जी का वो निकाल सकते हो, इक्विवेलेंस, कि अच्छा इतनी कैलोरीज उतने बर्न की टू अचीव दिस चेंज। तो यहाँ देखो क्वेश्चंस बुक में उन्होंने काफी सिंपल पूछे हैं। तो हाँ, और एक चीज, इसका एक स्पेशल केस है, वो भी लिख लेना। इफ u इज इक्वल टू 0, u मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो ये फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। ये टर्म 0 हो गया तो -0² मायने नहीं रखता, ये जरूर नोट कर लेना। ये काइनेटिक एनर्जी के हमेशा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में कितना चेंज हुआ है, इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है डायरेक्टली, उसकी फाइनल वेलोसिटी और उस ऑब्जेक्ट का मास इसमें पुट करो। ठीक है, चलो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में। जैसे ये क्वेश्चन एक देखो, एक ऑब्जेक्ट है 15 किलो का, इधर देखो सब लोग, 15 किलो का एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कैसी वेलोसिटी, चेंजिंग है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। बोल रहे हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, मतलब है उस ऑब्जेक्ट के पास। ऐसे बता दो कैलकुलेशन, बिना पेन चलाए बताओ, कम ऑन। 4² करो कैलकुलेट सट से, बाई 2 करो, इंटू 15 करो। कम ऑन, 16/2 कितना हो गया? कम ऑन जल्दी, 16/2, 16/2 8 8, 8 इंटू 15, लगाओ फट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 120 120 120, 80, 120 80 और 40, 120। यूनिट्स भी बोला करो, एनर्जी है तो जूल जूल्स। Joules. जूल्स लिखने से पहले अपने कान खड़े कर लो और एकदम कॉन्फिडेंटली तब बोलो जूल्स जब तुमने यहाँ वो रूल फॉलो किया है। क्या? तुमने जो मास और वेलोसिटी पुट किया है, ये भी कैसा यूनिट में पुट किया है? हाँ सर, केजी वाली वैल्यू पुट की है। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू पुट की है, हाँ सर। तब तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो ये जूल है सर, सिंपल। ओके, ये क्वेश्चन देखो एक बार। What is the work to be done to increase the velocity of a car? अच्छा, मतलब u 30 किलोमीटर पर आवर और v है 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है? एक्सेलरेट
एक्सेलरेट, गुड। तो कह रहे अगर मास है 1500 किलो की गाड़ी है, ओ माय गॉड, काफी भारी गाड़ी है भाई, 1 टन से भी ज्यादा है ना, इनफैक्ट 1.5 टन। 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1000। तो 1.5 टन की गाड़ी इनिशियली 30 किलोमीटर पर आवर में चल रही थी, अब 60 में चली गई। तो हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज अ वर्क टू बी डन, कितना वर्क करना पड़ेगा इस वेलोसिटी को मतलब अचीव करने के लिए। गुड शिखर। तो एक बात बताओ, क्या ये ऐसा यूनिट्स में है वेलोसिटीज? ऐसा यूनिट्स में है? नहीं। कभी भी एक्साइटमेंट में फट से 5/18 अभी मत कर देना। क्यों? चेक करो, मैं इसको कैसे स्टाइल में बना रहा हूँ, मेरा अलग तरीका है इसको बनाने का। अभी फॉर्मूला आई थिंक तो सबको याद होना चाहिए, v² - u² ये किया था ना। मास को तो पुट कर देंगे कॉन्फिडेंटली बिकॉज वो ऐसा यूनिट में है। v² क्या है? 60²। और u² क्या है? 30²। सर आपने तो कन्वर्ट नहीं किया। देखो देखो अभी मैं वही बताऊंगा तुम्हें मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया। ये बाई 2 कितना हो जाएगा? 1500 का हाफ 750। 60² कितना होगा जल्दी बताओ? 3000। 3600। 30² कितना होगा? 900। 3600 से 900 कम कर दो जल्दी माइंड में। 600 घटाओ 3000, 3000 से और 2700। गुड। अब एक चीज बताओ, क्या इस 2700 के यूनिट्स किलोमीटर स्क्वायर पर आर स्क्वायर नहीं है? सर स्क्वायर क्यों मेरे भाई? तुमने वेलोसिटी का स्क्वायर किया है, तुमने वेलोसिटी का स्क्वायर किया, और यहाँ वेलोसिटी के क्या यूनिट्स गिवन थे? किलोमीटर पर आवर। तुमने उसका स्क्वायर किया तो किलोमीटर स्क्वायर पर आर स्क्वायर भी तो होगा। ये समझ में आया? पहले ही बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अरे एक मिनट रुको, सॉरी मुझे ये 2700 से पहले एक चीज करनी थी। हाँ आई मीन इसको फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक देखो इससे पहले क्या करना था मुझे, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 करेंगे, लेकिन उसका भी स्क्वायर हो रहा है तो 5/18 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अरे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे कन्वर्ट तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें किलोमीटर पर आवर के साथ? 5/18 से मल्टीप्लाई, राइट? यस सर। लेकिन क्योंकि उस वेलोसिटी का स्क्वायर है, फॉर्मूले में ही वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो 5/18 का स्क्वायर ये फैक्टर आ जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है। तो अब मैं इन दोनों से नहीं कॉमन ले सकता हूँ 5/18 होल स्क्वायर को। ये बात समझ में आई? यस सर। वही मैं कहना चाह रहा था। तो ये आपको पता था 2700 आया था, 5² को लिख देना 25। 18² पता है? बोलो, स्टैंडर्ड नंबर है, हिमांशु सर ने भी याद करवाया होगा। 18²। सब भूल गए। सर 324। याद रखो फर्स्ट 20² एकदम टंग पे होने चाहिए। अब चलो मेरी मानो तो तुम अभी मत लिखो 324, क्योंकि 27 को 18 के फॉर्म में कैसे देखोगे? आई मीन ये जो 27 है ये भी 3 का मल्टीपल है। चलो ऐसे कट करो, 3 900 जार, 3 6 जार, फिर 3 6 जार और ये 3 300 जार। 6 6 जार कितना होता है अपना? 36। लेकिन चलो इसको इससे काटो, 50 जार। 6 इससे भी जाएगा ना? नहीं सर। चलो एक बार 2 से और एक बार 3 से कट करो, फिर ये 3 से जाएगा तो 2 से ये चला जाएगा तुम्हारा 25। तो 2 25 दिख रहे हैं ऊपर, मतलब 25 का स्क्वायर 625। तो आई होप ये सब कर लोगे। कुल मिला के तुमने किस चीज का वादा रखा इस न्यूमेरिकल करने में के दौरान? सर SI यूनिट्स। तो तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो ये काइनेटिक एनर्जी का फाइनल यूनिट जूल्स होगा, व्हाटएवर दिस कम्स आउट टू बी। अब एक बात सोचो जरा, ये चेंज इन वेलोसिटी तुम किसके दम पे अचीव कर रहे हो?
किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, बताओ। अदर फॉर्म तो पता ही है सबको, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन किसको कन्वर्ट किया? हु विल टेल मी? गाड़ी चल रही थी, सिचुएशन याद है ना, किलोमीटर पर 30 से 60 में ले गए स्पीड गाड़ी की, किस एनर्जी को कन्वर्ट किया? कम ऑन, क्या बर्न हुआ इंजन में? ओह नो, 8 क्लास के सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। फ्यूल चैप्टर, कंबशन एंड फ्लेम याद है 8 क्लास में? सर फ्यूल बर्न हुआ, और जब जब फ्यूल बर्न होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, 4 प्रोसेसेस हमने पढ़े 8 क्लास में, एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस, स्लो, और क्या था? रैपिड कंबशन। रैपिड। किस तरह की कंबशन हुई? फ्यूल जब जलता है इंजन में, सर रैपिड कंबशन होती है। रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन से जो हीट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट हीट is actually being utilized to achieve this change in kinetic energy, or in other simple words, you're just burning fossil fuels to achieve this change. And by burning the fossil fuels, the energy that you're getting, you're just transferring that energy from that heat energy form to change in kinetic energy form with the help of the system, the car actually that you purchased from the market, जो भी तुमने कीमत चुकाई उसकी। तो ऐसे एक सिचुएशन को समझ लिया, एकदम कॉन्फिडेंट हो गया और सॉल्व किया, ठीक है। तो आई थिंक ये निकाल लोगे, वही वैल्यू होगी, ठीक है, कर लेना, ये उतनी निकलेगी तुमसे, ठीक है? यस भाई सर। ठीक है, ये 3 इसको कट Yes, कर sir. देगा, 500 सर। 5 दिखा था ना सबको, 25। सॉरी अपना क्या था, 625 था। ए इन्होंने फाइनल निकाला, अच्छा ये चेंज हमारा यहाँ पे, सो सॉरी। हाँ ठीक है, ये वही वैल्यू जो अपनी आई थी। इन्होंने और एक चीज क्वेश्चन में पूछी है, व्हाट इज द वर्क डन टू बी इंक्रीज। अच्छा बस वर्क डन ही पूछा है, कोई नहीं। एनर्जी निकल गई थी जो आप, और एनर्जी ही वर्क है, सीधा बोल देना, ठीक है, क्योंकि दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं, देखो। जूल्स। हाँ जूल्स ऑफ कोर्स। ओके, आज के लिए इतना रहने देते हैं। I'll see you then in the next class which is on Monday. तो कोई होमवर्क नहीं है, enjoy your दशहरा and have a great evening everyone. Bye bye. सर सर हैप्पी दशहरा टू यू आल्सो। Yeah, Thank take you, care sir. guys. Thank Bye you, bye. Thank you, sir. Thank Okay. you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye bye.